हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, एग्ज़ाम होने वाली है बहुत ही जल्द। हमारे पास अधिक टाइम है नहीं, जितना भी दिन है अधिक से अधिक प्रैक्टिस पर फोकस करना है। और जिस किसी ने भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ को कंप्लीट नहीं किया है, आप ज़रूर कर लेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के 8 चैप्टर हैं। 8 चैप्टर के सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ मैं कराई हूँ, आप ज़रूर से कर लेंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस क्लास के बाद आप ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे और वहाँ से क्लासेस को करेंगे, ठीक है, जिसने भी नहीं किया है। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पर हम लोग 40 क्वेश्चन को करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे टीचिंग एप्टीट्यूड में, सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर ली हूँ। तो आपको लास्ट तक ज़रूर बने रहना है और एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊँगी, उसको आपको नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है और आप अपना स्कोर बताइएगा लास्ट में, ठीक है। छोड़ के मत भागिएगा। देखिए, इस चैनल से जो शुरू से जुड़ा हुआ है ना, वो दिन प्रतिदिन क्या कर रहा है, अधिक सीखते जा रहा है, कनेक्ट करते जा रहा है। और अगर आप एक दिन 2 दिन छोड़ छोड़ के आ रहे हैं तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे खुद को, ठीक है। इसलिए कंटिन्यू बने रहिए। 2 दिन 3 दिन है अभी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड को शिक्षण अभिक्षमता, शिक्षण अभियोग्यता, शिक्षण अभिरुचि सेम चीज़ को बोला जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है 1995 में हुई थी। और एनसीटीई का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो आप लिख लीजिएगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। फॉर या फिर ऑफ ये भी हो सकता है, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन, शिक्षण के लिए अध्यापक, अधिगमकर्ता और डेस्क का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, टीचिंग के लिए यानी कि शिक्षण को टीचिंग यहाँ पर कहा गया है, अध्यापक टीचर और अधिगमकर्ता कहने का मतलब है कि लर्नर, और किसका होना बहुत ज़रूरी है शिक्षण में। तो देखिए, यहाँ पर पाठ्यक्रम कहने का मतलब है कि सिलेबस है, ठीक है। और पाठ्य पुस्तक का मतलब टेक्स्ट बुक होगा, यहाँ पर टेक्स्ट बुक होगा, सहायक सामग्री और कक्षा गृह होगा। तो इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, क्या होने वाला है। सिलेबस नहीं होता है, लेकिन आंसर में दिया हुआ है सिलेबस, बट ये नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, आप देखिएगा। शिक्षण के 3 तत्व होते हैं, एक तो अध्यापक होता है, टीचर होते हैं, अधिगमकर्ता यानी कि लर्नर, और करिकुलम होता है यहाँ पर, जो कि पाठ्यचर्या जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम नहीं होगा। सिलेबस, देखिए, सिलेबस और करिकुलम में बहुत डिफरेंस है। सिलेबस, जो करिकुलम है ना, ये ब्रॉड सेंस में कहा जाता है और यही करिकुलम का एक छोटा सा भाग है सिलेबस। सिलेबस के अंदर में सब्जेक्ट्स वगैरह आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शंस यहाँ ठीक नहीं है। तो अध्यापक, अधिगमकर्ता और कौन होते हैं, करिकुलम होता है, पाठ्यचर्या होती है। इसको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, कक्षा के उच्च मनोबल हेतु किस प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता होती है, यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस को देखिए, स्वेच्छाधारी, सहानुभूति, जनतांत्रिक और अधिकारी तंत्रवादी। देखिए, यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका, जनतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 34 नंबर, कक्षा में नेतृत्व करता है, क्लासरूम में लीड कौन करता है, यहाँ पर बताना है। शिक्षक करते हैं, मॉनिटर करता है, प्रधानाध्यापक करता है, या फिर ऑप्शन डी छात्र समूह करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षक करता है। शिक्षक क्या होता है क्लासरूम में, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर होते हैं। और जो लर्नर यानी कि विद्यार्थी जो होते हैं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, आश्रित चर होते हैं। स्टूडेंट किन पर डिपेंड होते हैं, टीचर यानी कि शिक्षक पर डिपेंड होते हैं। तो क्लासरूम में, यहाँ पर क्लासरूम में नेतृत्व कौन करता है, तो शिक्षक करता है। और अगर स्कूल में पूछा जाता है कि स्कूल में नेतृत्व कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाता है प्रधानाध्यापक। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थी सर्वोत्तम तरीके से सीखता है। विद्यार्थी कैसे सीखता है, सुनकर सीखता है, पढ़कर सीखता है, प्रैक्टिकल करके सीखता है, या फिर देख करके। बाय डूइंग प्रैक्टिकल यानी कि प्रैक्टिकल करके वो सीखता है, ठीक है।
खुद से करेगा, खुद से एक्सपीरियंस करेगा, अनुभव करेगा, तो उससे बहुत ही अच्छे तरीके से वो सीख जाएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? देखिए, पर्सनालिटी को कौन इफेक्ट करता है? ऑप्शंस को थकान यानी कि फैटिक जिसको बोलते हैं, बीमारी डिजीज, अंतःस्रावी ग्रंथियां, शारीरिक रचना। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड होगा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब आपको हिंदी में समझ ना आए ना, तो एक बार आप इंग्लिश में ज़रूर से देखिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें बाइलिंगुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 37 नंबर। संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया की अवस्थाएं कितनी होती है, कितनी स्टेजेस होती हैं शिक्षण प्रक्रिया यानी कि टीचिंग प्रोसेस में? तो ये मैं आपको कई बार बताई हूँ कि 3 अवस्थाएं होती है। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है ये भी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले होता है मेमोरी लेवल होता है। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल। ये 3 स्टेज या फिर 3 लेवल आप कह सकते हैं शिक्षण प्रक्रिया में होती है। 3 चीज़ें ध्यान रखना है, एक मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल। और ये जो मेमोरी लेवल है ना, ये छोटे बच्चों के लिए होती है। इसमें बच्चे को रटने पर फोकस किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चे धीरे धीरे सोचने लगते हैं और इसमें खुद से करते हैं, टीचर होते हैं लेकिन वो बस सुपरवाइज करते हैं बच्चों को। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे तो 3 अवस्थाएं बोला गया है। यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन की शिक्षण प्रक्रिया में 3 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो वो मैं आपको कई बार बताई हूँ। स्टूडेंट होते हैं, टीचर होते हैं सबसे पहले, तो उसके बाद स्टूडेंट, उसके बाद करिकुलम होता है। देखिएगा, करिकुलम और सिलेबस में कंफ्यूज नहीं होना है। करिकुलम जो होता है ब्रॉड सेंस में होता है, करिकुलम का ही एक पार्ट होता है सिलेबस। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है। ऑप्शंस को देखिए, सामाजिकता पर, संस्कृति पर, परिवार पर, या फिर ऑप्शन डी व्यक्तिगत विभिन्नता पर। तो छात्रों में जो सीखने की योग्यता आपके लीजिए एबिलिटी जो है ना, ये डिपेंड करती है इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता पर। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है? इसमें बच्चों की रुचि अलग हो सकती है, उनकी क्षमता अलग हो सकती है, तो उसी को हम बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है, वो देखने में सेम हो सकते हैं लेकिन उसकी जो रुचि है, क्षमता है, वो अलग अलग होती हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। व्यक्तिगत भिन्नता पर सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति कौन है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस पर सबसे पहले काम करने वाले व्यक्ति कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा फ्रांसीसी गाल्टन। ठीक है, यहाँ पर वाटसन को देख लीजिए। वाटसन क्या बोले थे? इन्होंने कहा था कि तुम मुझे एक बच्चा दे दो, मैं जो चाहता हूँ वो बनाकर दूंगा। ये वाटसन का स्टेटमेंट है, देखना है। ठीक है, ये कहते हैं कि मैं अगर चाहूँ तो उस बच्चे को चोर भी बना सकता हूँ, और यही कहते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो उसे वकील, टीचर, कुछ भी बना सकता हूँ। ये वाटसन का स्टेटमेंट है। स्किनर कौन है? स्किनर के बारे में यहाँ पर देखिए। स्किनर जो है, इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था और इनका एक सिद्धांत था कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत इन्होंने दिया है। और स्किनर कहाँ के रहने वाले थे? ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। और यहाँ पर देखिए वुंट है, इन्हीं को विलियम वुंट के नाम से जाना जाता है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है पूछा जाएगा तो वो विलियम वुंट होगा। तो वाटसन का स्टेटमेंट लिख लेना है। स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया था, इन्होंने RS थ्योरी को दिया है, SR नहीं RS, इसको ध्यान रखना है। और व्यक्तिगत विभिन्नता पर सबसे पहले काम किसने किया था? तो ये फ्रांसीसी गाल्टन ने काम किया था। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता है। देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण में क्या आवश्यकता है यहाँ पर बताना है। अभिव्यक्ति हेतु, समन्वय हेतु, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, या फिर रुचि हेतु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्ति हेतु। ठीक है, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ
एजुकेशन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या नेशनल करिकुलम 2005 है यहाँ पर की कार्यशाला आयोजित की गई है, तो किसने आयोजित की थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एनसीईआरटी नई दिल्ली में। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, आप लिख लेंगे यहाँ पर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, इसको लिख लेना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एससीईआरटी क्या है? ये जो है ना, इसको राज्य स्तर पर लागू किया जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, इसको ध्यान देना है। और एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1961 को, ये दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, एक श्रेष्ठ शिक्षण शिक्षक के किस गुण में निहित माना जाता है? शिक्षक की योग्यता, संयमशीलता, मौखिक अभिव्यक्ति, व्यावसायिक निष्ठा एवं प्रेम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है व्यावसायिक निष्ठा एवं प्रेम होगा। नेक्स्ट है 43 नंबर, प्रोजेक्ट विधि का सर्वश्रेष्ठ गुण क्या होता है? प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? इसको आप लिख लेंगे। तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो किलपैट्रिक हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो किलपैट्रिक है, इसको ध्यान रखना है। तो इसका गुण क्या है, ये चीज़ हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके द्वारा वैज्ञानिक विकद का प्रशिक्षण प्रदान करना होता है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, एक अध्यापक को अपने उस विद्यार्थी पर गर्व करना चाहिए। देखिए, एक टीचर को अपने कौन से स्टूडेंट्स पर प्राउड फील करना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि ये छात्रों के चरित्र निर्माण में सहायता कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 है, शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वो क्या कहलाती है? बाहरी भिन्नता, आंतरिक भिन्नता, व्यक्तित्व या फिर उपयुक्त सभी। देखिए, जो फिजिकली हम देख रहे हैं डिफरेंस, उसे क्या बोलेंगे? बाहर से जो देख रहे हैं उसे बाहरी भिन्नता बोलेंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 46 नंबर, एनसीईआरटी जोर देती है। एनसीईआरटी जो है ये किस पर जोर देती है? बाल केंद्रित शिक्षा पर, अध्यापक केंद्रित शिक्षा पर, समाज आधारित शिक्षा पर या फिर व्यक्ति आधारित शिक्षा पर। तो देखिए, एनसीईआरटी जो है ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर ये जोर देती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयु स्तर पर बालक का सामाजिक व्यवहार निश्चित होता है? कौन सा आयु स्तर है, एज बताना है। 3 वर्ष से पहले, 3 वर्ष से पहले बिल्कुल नहीं होता है। 3 से 6 वर्ष के मध्य, 6 वर्ष से 12 वर्ष और 12 वर्ष के उपरांत, तो ये तीनों तो नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 3 से 6 वर्ष के बीच में जो है बालक क्या करता है, सामाजिक व्यवहार बालक में निश्चित होता है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, आपकी राय में शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? देखिए, आपका यहाँ पर ओपिनियन बताना है, टीचर का नहीं बताना है। संपत्ति और भौतिक सुख है। नेक्स्ट है सुंदर स्वास्थ्य और सुखी परिवार। और सी है आत्मबल और सुरक्षा, समान और स्वाभिमान। ऑप्शन ए और बी तो नहीं होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी और डी में। देखिए, यहाँ पर आत्मबल कहने का मतलब है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी है यहाँ पर। यहाँ ऑप्शन डी में होगा इक्वालिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट होगा। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर आंसर होगा। मैं इसको यहाँ छोड़ रही हूँ, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। आत्मबल, सुरक्षा, इसको ध्यान देना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी, ठीक है। और ऑप्शन डी इक्वालिटी एंड क्या है, रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट होगा। तो बताना है आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, आप शिक्षण कार्य निम्नलिखित में से कहाँ करना पसंद करते हैं? देखिए, आप इंटरेस्टेड हैं टीचिंग में, तभी आप टीच कराना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो आप कहाँ पढ़ाना चाहते हैं? तो अपने गाँव या कस्बे में, अपने क्षेत्र में, अपने प्रांत या अपने प्रदेश या प्रांत में, देश के किसी भी स्थान पर आप एक टीचर बनना चाहते हैं। आपको जो है देश के किसी भी स्थान पर भेज दिया जाएगा, तो आप वहाँ पर एडजस्ट करके आप पढ़ा लेंगे, यानी कि देश के किसी भी स्थान पर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है समायोजन नहीं कर पाने का कारण क्या है? समायोजन को मैं बहुत ही अच्छे से आपको बताई हूँ। एडजस्टमेंट जो व्यक्ति नहीं कर पाता है वो क्या क्या कारण हो सकते हैं यहाँ पर देखिए।
द्वंद्व यानी कि कॉन्फ्लिक्ट, तनाव यानी कि स्ट्रेस, कुंठा यानी कि फ्रस्ट्रेशन, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ये सभी के कारण जो है व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाता है, एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त यानी कि डिसेबल्ड जो चाइल्ड होते हैं उनकी शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। क्या प्रावधान किया जा सकता है? समावेशित शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए समावेशित शिक्षा। समावेशित शिक्षा में क्या है, इसमें डिसेबल्ड या फिर आप कह सकते हैं दिव्यांग बालक और जो सामान्य बालक हैं सबको मिलजुल कर पढ़ना है। इंक्लूसिव एजुकेशन यही कहता है कि मिलजुल कर पढ़ना है, इसमें भेदभाव नहीं। दिव्यांग बालक को भी और सामान्य बालक को भी दोनों को साथ में एक ही क्लासरूम में रख कर के पढ़ाना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए समावेशित शिक्षा। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका क्या है? तो यहाँ पर नेशनल करिकुलम 2005 के अकॉर्डिंग टीचर की क्या रोल है? यहाँ पर शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति यानी कि एजुकेशनल गोल को अचीव करना, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, जो टीचिंग प्रोसेस होता है उसको इफेक्टिव बनाना, प्रभावी मूल्यांकन जो इवैल्यूएशन होता है उसको इफेक्टिव बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जो कि है उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 53 नंबर, किंडरगार्टन पद्धति के शिक्षक की भूमिका क्या है? किंडरगार्टन जो ये सिस्टम है इसमें शिक्षक की क्या रोल है? पथ प्रदर्शक यानी कि पथ प्रदर्शक करने का मतलब कि गाइड करना। ठीक है, इसका मतलब गाइड करना। नेक्स्ट है निर्देशन यानी कि डायरेक्ट करना, डायरेक्टर। ठीक है, नियंत्रण कंट्रोल करना, तो नियंत्रण नहीं होगा, निर्देशक भी नहीं होगा। इसमें टीचर क्या करते हैं, टीचर की भूमिका क्या होती है? बच्चों को गाइड करना होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं यहाँ पर, तो उनको गाइड करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 54 नंबर, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का अर्थ क्या है? यानी कि इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर व्यक्ति यानी कि इंडिविजुअल, एम जो कि उद्देश्य है, और एजुकेशन इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर उसका मीनिंग बताना है क्या है। अपनी आत्मा का उत्थान करना, अपने अवकाश काल का सदुपयोग करना, खूब बोलने की क्षमता का विकास करना, ये तीनों ही नहीं लग रहे हैं। ऑप्शन डी को देखते हैं। यहाँ पर शक्तियों यानी कि जो स्ट्रेंथ है, एबिलिटी योग्यता, और क्षमता कैपेबिलिटी का क्या करना, डेवलप करना, ये चीज़ करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 55 नंबर, शिक्षण क्रिया के तत्व हैं। मैं आपको पहले बताई थी, यही लेक्चर में बताई हूँ कि शिक्षण क्रिया यानी कि टीचिंग प्रोसेस जो होती है उसके एलिमेंट कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये मैं बताई हूँ। तो 3 होते हैं, और एक बार बता रही हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छे से हो जाएगी। ट्रायंगल आपको बनाना है। ठीक है, सबसे पहले टीचर होते हैं, स्टूडेंट होता है, फिर करिकुलम होता है। ध्यान देना है, करिकुलम नॉट सिलेबस। ओके, इनके बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होती है। ये तीनों चीज़ें होंगी तभी जो है टीचिंग सक्सेसफुल माना जाएगा। तो ये आप याद कर लेंगे। और टीचिंग में ही टीचर क्या होते हैं, लीड करते हैं बच्चों को, एक नेता होते हैं क्लासरूम के। और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, स्टूडेंट होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इन सब चीज़ों को आप इस तरह से पढ़ेंगे ना, रिलेट कर करके हर एक क्वेश्चन में रिलेट करेंगे तो बहुत ही इजीली आप समझ में आएंगे। बहुत से बच्चों की क्वेरीज होती है कि टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने नहीं पड़ता है, समझ नहीं आता है, क्या करेंगे। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, एक बार में कोई भी नहीं समझता है स्टार्टिंग में, आप उसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इससे क्या होगा, आपको सुना सुना सा लगेगा और समझ में भी आता चला जाएगा। तो 55 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? निदान। निदान का मतलब क्या होता है, डायग्नोस्टिक होता है ना। उसके बाद उपचार यानी कि ट्रीट, या फिर आप रेमेडी कह सकते हैं। इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जो कि है ये सभी होते हैं। सबसे पहले निदान करेंगे,
इसमें पता करेंगे कि क्या हो रहा है, उसके बाद उपचार, फिर मूल्यांकन हम करेंगे। नेक्स्ट है 57 नंबर, यदि आपको प्रधानाचार्य का पद मिल जाए। देखिए, आपको प्रधानाचार्य का, हेडमास्टर का, प्रिंसिपल का पद मिल जाए तो आपका व्यवहार क्या होगा। तो आपका जो व्यवहार है वो कैसी होनी चाहिए, पूरी शक्ति के साथ विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का संचालन करना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ये विरोधी अध्यापिकाओं को निकाल देना, ये सब नेगेटिव चीज़ें नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 58 नंबर है, विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कार्य नहीं करेगा। विद्यालय में यहाँ पर बोल रहा है शिक्षक जो है बालकों के समायोजन के लिए कार्य नहीं करेगा। तो 58 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कठोर दंड देगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा को परिभाषित किया जाता है जीवन की तैयारी के रूप में, विद्यालयी शिक्षा के पर्यायवाची के शब्द के रूप में, ज्ञानार्जन के रूप में, अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान के वृद्धि के रूप में। तो देखिए आंसर में जो है वो डी दिया हुआ है। आपको कौन सा अधिक अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है। देखिए ऑप्शन बी और ज्ञानार्जन के रूप में नहीं होगा, ऑप्शन ए और बी, इसमें से आपको कौन सा सूटेबल आंसर लग रहा है वो यहाँ पर बताना है। वैसे आंसर डी दिया हुआ है तो ये कंफर्म हो जाइएगा। आप लोग अगर खुद से इसको सर्च कीजिएगा एक बार कि कौन सा आंसर हो सकता है, ए होगा या फिर यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत क्या है। यहाँ पर मूलभूत स्रोत बताना है। शिक्षा के जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके मानव अनुभव यानी कि ह्यूमन एक्सपीरियंस, शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेज, व्यावसायिक संगठन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और शिक्षा मनोविज्ञान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, मानव अनुभव यानी कि ह्यूमन एक्सपीरियंस होगा। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। शिक्षक को, प्रशासकों को, पाठ्यपुस्तक लेखकों को यहाँ पर करना ही नहीं है, प्रशासकों को भी नहीं। अब बचा है ए और डी बचा हुआ, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारण में प्राथमिक दायित्व का निर्वाह किया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है समाज को, सोसाइटी को होगा। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, किसी विशेष के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। शिक्षक के द्वारा, सामान्य व्यक्ति के द्वारा, विषय वस्तु के आधार पर। और डी है यहाँ पर विषय वस्तु एवं कक्षा के संपन्न होने वाली क्रियाओं के द्वारा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। क्या होता है शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य? उपाधि एवं प्रमाण पत्रों का संग्रह करना बिल्कुल नहीं। कौशलों, आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति, हाँ ये हो सकता है। जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना, विषय वस्तु पर अधिकार प्रयास करना। ऑप्शन डी भी यहाँ पर नहीं होगा। अब ए और सी है, इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी होगा, कौशलों, आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना होगा, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ स्किल, हैबिट एंड क्या है, नॉलेज होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पद सर्वाधिक अनुपयुक्त एवं विवादास्पद है? कौन सा पद, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक अनुपयुक्त और विवादास्पद है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा, बालकों और उनके अधिकारों के प्रति सतर्क बनाना। ऑप्शन सी, इसको कंफर्म हो जाइएगा, लेकिन आंसर की में क्या है, ऑप्शन सी है। इसको आप एक बार जरूर से देखेंगे क्लास के बाद में। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, एक नेता के रूप में छात्रों पर प्रभाव जमाने के लिए आवश्यक है कि? देखिए, एक नेता के रूप में छात्रों पर प्रभाव जमाने के लिए क्या आवश्यक है? एक अध्यापक को अपने विषय का ज्ञाता हो, रुचियों में विविधता हो, वह केवल एक विषय का प्रकांड पंडित हो, ये नहीं होगा, वह खेलकूद में भाग लेने वाला हो।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रुचियों में विविधता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, एक नेता के रूप में अध्यापक को सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। एक लीडर के रूप में टीचर को किस पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? स्वहित का, छात्रों के हित का, विद्यालय हित का, सभी का? तो यहाँ पर देखिए एक नेता के रूप में बोला गया है, तो छात्रों के हित के लिए हम सोचेंगे तो विद्यालय का हित होगा ही। तो ऑप्शन सी से अधिक अप्रोप्रिएट लग रहा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, किसी भी समूह के नेता में प्रमुख गुण होना चाहिए। कोई भी समूह है, ग्रुप है, उसके नेता में कौन सा प्रमुख गुण होना चाहिए? स्वयं का हित, आप एक नेता हैं तो स्वयं के बारे में तो सोचेंगे ही नहीं, सोचेंगे लेकिन सबसे पहले नहीं सोचेंगे। परोपकार, समूह का हित या फिर उपयुक्त तीनों ही? तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, जो कि है समूह का हित के लिए। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन, प्रभावी एवं सफल नेतृत्व वही होता है जिसका आधार हो। प्रभावी, इफेक्टिव और सक्सेस लीडर कौन होता है? सक्सेसफुल लीडर। प्रशंसा, जिसका आधार बताना है। संपूर्ण समूह का हित, समूह की सेवा या फिर स्वयं का हित? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, संपूर्ण समूह का हित। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन, छात्रों में नेतृत्व गुणों का विकास करने के लिए क्या जरूरी है? देखिए आप एक टीचर हैं और आपको लगता है कि स्टूडेंट्स में लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करना है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? छात्रों को दायित्व सौंपना, छात्रों को प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करने से ही बच्चे नहीं सीख पाएंगे। छात्रों द्वारा दूसरों को दंड दिलाना बिल्कुल नहीं। छात्रों को उपदेश देना, ये नहीं। जब आप उसको दायित्व सौंपेंगे वो खुद से करने लगेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिलने लगेगी, तब वो क्या करेगा, उनमें जो है नेतृत्व गुण का विकास होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, आपके विद्यालय में प्रधानाध्यापक स्वानुशासन की व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। देखिए विद्यालय में प्रधानाध्यापक जो है स्वानुशासन की व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। आपकी इस संबंध में क्या राय होगी? आपका ओपिनियन यहाँ पर बताना है। अनुशासन अच्छी परंपरा है, इसे लागू करना चाहिए। ऑप्शन बी है, छात्रों में इससे उद्दंडता बढ़ेगी। ऑप्शन सी है, इससे छात्रों में नेतृत्व गुण का विकास होगा। ऑप्शन डी है, इससे क्या लाभ होंगे कह नहीं सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, स्वानुशासन की जो स्वानुशासन जो है ना, ये अच्छी परंपरा है, इसे लागू करना चाहिए। ये थे आज के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन। ऐसे ही टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। यहाँ पर बस एक टॉपिक मिस हो गया है, वो है कम्युनिकेशन से। इससे क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन आ सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए थे। जिस किसी ने भी प्रीवियस ईयर पेपर को नहीं देखा है, जैसे कि मैं 2022 का कराई हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड का, और 2019 का भी मैं कराई हूँ, तो इनको आप करके ज़रूर जाइएगा एग्ज़ाम देने से पहले। इससे आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। ठीक है, पैटर्न का पता लगना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको आप देख लेंगे। तो चलिए फिर क्लास को ऑफ करते हैं और आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कीजिए। अधिक दिन है नहीं, तो चलिए ऑफ करते हैं। ओके।